मध्यकालीन कक्षा में लक्ष्य सिविल सेवा संस्था के माध्यम से मैं आपके समक्ष हूँ। जैसा कि जानकारी में है कि मध्यकाल का इतिहास 647 से 1757 के बीच का इतिहास है और जिसके कुल 3 भाग हैं। पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल युग। पूर्व मध्यकाल 1206 से लेकर 647 से लेकर 1206 तक का था, जिसकी जानकारी संपूर्णता से आपको दी गई। फिर भाग 2 में 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत को हम लोग 5 वंशों के रूप में देखेंगे और ये 5 वंश थे: दास वंश या गुलाम वंश या इलवरी वंश या मामलुक वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अभी जानकारी में दूंगा, भी आज उसे पूरा करूंगा। दूसरा खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक, जो सबसे छोटा वंश था काल अवधि के दृष्टि से। और तीसरा तुगलक वंश था 1320 से 1414 तक, जो सबसे लंबा वंश था काल अवधि के दृष्टि से। और इसके बाद चौथा वंश था सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, ये तुर्की प्रतिनिधि के रूप में काम किया। और पांचवा था लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, मूलतः अफगान थे। हमारा आज का जो पहला खंड है वो गुलाम वंश से जुड़ा हुआ है। और याद होगा कि कल पिछले दिन के कैसेट में मेरे द्वारा मध्यकाल की जानकारी दी गई थी और इस्लाम के आगमन की जानकारी दी गई थी। और इस आगमन के क्रम में अरबों का आक्रमण और तुर्क अफगान का आक्रमण को हम लोग देख रहे हैं। याद होगा कि अरबों के आक्रमण के रूप में मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क आक्रमण के रूप में गजनी और गौरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम के विषय में कहा भी था कि 712 में आक्रमण किया और सिंध पर उस समय ब्राह्मण शासक दाहिर का शासन था और इसकी इतिहास की जानकारी चचनामा से मिलती है। देवल बंदरगाह को लूटा था और वो पहला शासक था। यह भी याद रखेंगे कि वह पहला शासक था जिसने जजिया जैसे विभेदकारी कर को लागू किया था। फिर तुर्की राज्य के संस्थापक अल्पतगिन थे और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की सेनापति सुबुद्दीन था। और उसके बाद मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसी क्रम में 1708 का नगरकोट ज्वालामुखी का आक्रमण, ज्वालामुखी मंदिर का आक्रमण, कश्मीर का आक्रमण और सोमनाथ के आक्रमण को विशेष रूप से याद रखना है। कालांतर में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी जय सिंह सिद्धराज और आज़ादी के बाद सरदार पटेल के द्वारा किया गया। और यह भी ध्यान रखें कि 1727 में गजनी ने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया और गजनी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके इसी क्रम में मोहम्मद गौरी के विषय में जानकारी दी और तराइन और झंडावड़ के युद्ध के साथ और अब उसके प्रतिनिधि ऐबक जो गौरी का दास था, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और गुलाम वंश या दास वंश या इलवरी तुर्क वंश की नींव रखी। इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में जैसा कि जानकारी में है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे बल्कि ये दास थे और इसी रूप में इसे ध्यान में रखना है। लेकिन इसे मामलुक वंश कहना ज़्यादा समीचीन होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और इसके पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पर रहे, तुर्की जनजाति के थे और बचपन में ही निसापुर के काजी कूफी ने एक दास के रूप में इन्हें खरीदा था और बचपन से ही वो अति सुरीले स्वर में कुरान पाठ करते थे और इसीलिए कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। बाद में निसापुर से वह गजनी ले आए और जहां उसे गौरी ने खरीद लिया और अपनी प्रतिभा लगन के बल पर वो गौरी का विश्वास पात्र बना। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नति की थी और फिर बाद में उसने दास वंश की नींव रखी थी। उसकी राजधानी भूलेंगे नहीं कि याद रखने की मूल वजह है कि उसकी राजधानी लाहौर थी और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, उसने केवल मल्लिक और सिपह सलार की उपाधि ली। यह भी ध्यान रखेंगे कि अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। और यह भी याद रखेंगे कि बख्तियार बिन काकी एक सूफी संत के याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसे कालांतर में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस कुतुब मीनार की 4थी मंजिल
को काफ़ी हानि पहुंची थी और जिसका फिर पुनर्निर्माण कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। याद रखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए, जो एक आधुनिक पोलो की भांति एक खेल था, घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। और इसी कारण से इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखा जाता है। तो किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे कि उसे लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान ख्वां के रूप में जाना गया। सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, न ही खुतबा पढ़ा, और उसने जो सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की थी, पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार, इन सबको ध्यान में रखें। और यह भी याद रखेंगे कि कुतुब मीनार से संबंधित ऐबक इल्तुतमिश जिसने पूरा किया था फिरोज शाह तुगलक, और उससे पहले हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और घोड़े के नाल के आकार का यह अलाई दरवाज़ा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक विशेषताओं के दृष्टि से। भूलेंगे नहीं कि ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था, वो मूलतः एक मस्जिद था और पूर्व में यह विद्यालय के मंदिर के रूप में था, और जिसमें हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है। तो इन सब दृष्टि से हम ऐबक को याद रखने का प्रयास करते हैं। ऐबक का सेना नायक बख्तियार खिलजी था जिसने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी और उसकी जानकारी आपको दिया। ऐबक के बाद गद्दी पे आराम से बैठे, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका उपलब्धि रही। बड़े आराम से बैठे, आराम से उतर गए। 1210 आराम शाह, फिर 1210 से 1236 इल्तुतमिश का शासनकाल था, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखना है कि सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश थे। उसने सुल्तान की पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था। तो इस कारण से हम जानते हैं। और यह भी याद रखेंगे कि उन्होंने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। गुलामों का गुलाम या दास का दास इल्तुतमिश को कहा जाता है, और जिनका संबंध इलवरी जनजाति के तुर्क से था। पॉइंट नंबर 2 में, सुल्तान बनने से पहले वो बंदायूं के गवर्नर थे और वो खोखरों की जाति के विद्रोह को दबाने के लिए गौरी और ऐबक के साथ शुरुआती दिनों में थे, लेकिन अपने प्रतिभा के बल पर वो गौरी ने ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था। तो इन सब कारणों से उसे याद रखते हैं। लेकिन उसके याद रखने की इतिहास क्यों याद रखता है, तो उसके याद रखने की वजह है कि उसके विश्वास पात्र 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन था, चालीसा जिसे कहते हैं, चहलगानी तुर्कानी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से उसने कुतुबी और मुइज्जी सामंतों का दमन किया था, और यह भी याद रखेंगे। और तराइन के तृतीय युद्ध में उसने 1215 में यालदोज को भी पराजित किया था। तो इस कारण से हम इतिहास में उसे याद रखते हैं। इल्तुतमिश को याद रखने की एक और वजह है कि ईश्वर का अभिशाप मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का संभावित आक्रमण 1221 में जो हुआ, और उसको उसने रोकने में कामयाबी प्राप्त की थी, क्योंकि चंगेज खां मध्य एशिया के जो ख्वारिज्म शासक थे मंगलवर्णी, उसका पीछा करते हुए उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक आ गया था, जिसे वो उसने मदद नहीं किया। और इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप एवाज को पराजित किया था, और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार किया था, याद रखेंगे। और भूलेंगे नहीं कि इल्तुतमिश ने यवाज के स्थान पे मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। जब भी बिहार की कोई परीक्षा दे तो मलिक जानी को याद रखेंगे कि इल्तुतमिश ने मलिक जानी को ही बिहार का सूबेदार बनाया था। इतिहास में याद रखने की वजह है, इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, और उसके चांदी के सिक्के को टंका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का सिक्का का नाम जीतल था, उसी ने आरंभ किए थे। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी आरंभ की थी। अति महत्वपूर्ण है कि 1229 में इल्तुतमिश के खलीफा से उसने खिलाफत की उपाधि प्राप्त की थी, और इस तरह से वो वैध सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र राज्य के रूप में उसने स्थापित करने का प्रयास किया। तो इल्तुतमिश को याद रखने की ये जो वजह है वो उसको जरूर याद रखें। और साथ में एकता व्यवस्था की भी उसने शुरुआत की। आंतरिक प्रशासन की कड़ी में एकता व्यवस्था की शुरुआत उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, और इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने दिल्ली को सांस्कृतिक केंद्र बनाया और मिनहाज सिराज जैसे इतिहासकारों को अपने दरबार में जगह दी, और जिसने तबकाते नासरी नामक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का नाम जुनैदी था।
जिसे नहीं भूलेंगे, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया और शमसी मदरसा का भी निर्माण किया था। इन्हीं कारणों से हम इतिहास में याद रखते हैं, कम से कम चहलगानी याद रखेंगे, सुल्तान की उपाधि याद रखेंगे, चांदी का सिक्का याद रखें, टंका और जीतल को याद रखें, और इस तरह से आप मुख्य बिंदु को यदि याद रख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठे और इसके नाम से शासन की वागडोर हुई। मोहम्मद शाह तुर्कान के हाथों में थी, जिससे जनता त्रस्त थी, और इसी पृष्ठभूमि में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बेटी रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता की मदद से उसने मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त किया। और रजिया के समय में अमीर याकूब जो अस्सुसाला का अध्यक्ष था वो महत्वपूर्ण पद बन गया, जिस पर याकूत को बैठाया गया, और याकूत के साथ उसके मानवीय प्रेम संबंध थे, और इस कारण से उसे विशेष दर्जा दिया गया। और इसी क्रम में उसने अल्तुनिया से विवाह किया, और याकूत से नहीं बल्कि अल्तुनिया से विवाह किया, क्योंकि राजनीतिक स्थिति उससे उसकी मजबूत हो रही थी। लेकिन 1240 में कैथल के निकट उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से रजिया के शासन को याद रखें, लेकिन रजिया के शासन को ध्यान रहे कि दो कारणों से याद रखें। एक पहली महिला शासिका थी, और दूसरी दिल्ली की जनता के समक्ष लोग के समर्थन से उसने गद्दी संभाला था। तो इस तरह से उसको याद रखेंगे। और साथ ही उसने गैर तुर्कों को संगठित किया और तुर्की शक्ति को तोड़ा। इसके बाद गद्दी पे नसरुद्दीन महमूद बैठे। इतिहास में नसरुद्दीन महमूद के शासन को दो आधार पे जाना जाता है। एक सुलेखन, अच्छे लेखन, कैलीग्राफिस्ट थे, कुरान की आयतें लिखा करते थे और निजी खर्चे का प्रबंधन करते थे। एक मितव्ययी शासक के रूप में उन्हें इतिहास याद रखता है। और दूसरा, उसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी और इसे मल्लिक नायाब के पद पर बैठाया था। और ये बलबन का इतिहास किस लिए याद रखता है तो वो भी ध्यान रखें कि इतिहास में बलबन को राजत्व के सिद्धांत के कारण याद रखा जाता है। इसी कड़ी में उसने सुल्तान के पद को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ईरान के ससानी वंश से राजत्व के अर्धदेवीय स्वरूप की अभिकल्पना को स्वीकार किया। तो ये पहला फैक्ट है कि राजत्व के सिद्धांत और ससानी वंश के राजत्व के देवी स्वरूप को ग्रहण किया और राजत्व की सत्ता को मजबूत बनाया। दूसरा, इसी कड़ी में उसने जिले इल्लाह मतलब ईश्वर की प्रतिछाया और नियावते खुदा का प्रतिनिधि की उपाधि ली, जिससे कि सुल्तान के पद अधिक से अधिक रहस्यमयी हो सके और लोगों का विश्वास उनमें बढ़ सके। साथ ही उसने सामान्य शिष्टाचार के लिए दरबार में सिद्धा और पाबोस को लागू किया। सिद्धा सिर झुकाकर नमन करना होता है और पाबोस पैर छूकर। तो इस पद्धति को लागू किया जिससे दरबारी शिष्टाचार एक गरिमामयी रूप में स्थापित हो सके। भूलेंगे नहीं कि बलबन के राजत्व में न्यायप्रियता के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण थे और इसी क्रम में उसने रक्त और लौह के नीति का प्रतिपादन किया। याद रहे कि बलबन ने अति महत्वपूर्ण है कि इल्तुतमिश के चालीसा का पूर्ण उन्मूलन किया और गुप्तचर प्रणाली को मजबूती प्रदान की। इसी क्रम में ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं कि दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने ही की थी। और नोट में लिख देंगे कि बलबन ने समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया और सिर्फ एक राजनीतिक अभियान किया, वो बंगाल में तुगरिल खां के विरुद्ध, और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से आपने संपूर्णता से गुलाम वंश को देखने का प्रयास किया। और जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो हम लोग उसके अन्य बातों को देखते हैं। तो अन्य बातों की कड़ी में कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की और खिलजी वंश की नींव रखी थी। याद रखें कि खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, बलबन के समय गुप्तचर को वरीद कहा जाता था, भूलेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 3, सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 4, याद रखेंगे कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इल्तुतमिश को ही स्वीकृति मिली थी, याद रखें। पॉइंट नंबर 5, कमंद ने मिश्रा ने प्रबोध चंद्रोदय लिखा था, याद रखें। और श्रृंगार प्रकाश राजा भोज ने आयुर्वेद सर्वस्व राजा भोज ने लिखा था। धनंजय ने नवसांग चरित्र और 10 रूपक लिखा था। बल्लाल सेन ने स्मृति पर ज्ञान संसार लिखा। और याद है कि गुजरात के चालुक्य शासक भीमा प्रथम के सामंत भीमल ने भीमा के जो सामंत थे भीमल ने दिलवारा का जल मंदिर माउंट आबू में बनाया था, जिसे हर संभव स्थिति में उसे भी याद रखने का प्रयास करेंगे। वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लवन प्रसाद ने
गुजरात में वंश की नींव रखी थी, वदेल वंश की नींव रखी थी, जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कश्मीर का सूर्य मातंड मंदिर ललितादित्य ने बनाया था, और जिसे याद रखेंगे। और भाजा और कन्हेरी की जो चैत्य है वो महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप याद करके रखें, किसी भी स्थिति में नहीं भूलें। इसका व्यवस्था इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, और इसे याद रखें। अगले दिन हम लोग तथ्यों की कड़ी में बहुत सारे बिंदुओं को पुनः अवधारणा के साथ आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।